तो अपन वृहद दूरियों का मापन कर चुके थे। अब फिर उसके बाद अपन जान रहे थे लघु दूरियों का मापन अपन जान रहे थे। लघु दूरियों के मापन में आपने देखा था कि कुछ दूरियां जो ऐसी थी जैसे कि आपको नापना था, जैसे कुछ प्रयोग में अपन ले रहे थे स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर्स है, इनकी सहायता से कुछ दूरियों को माप पा रहे थे अपन। लेकिन बहुत छोटी दूरियों का मापन कर पाना इनसे भी अपने लिए संभव नहीं था। इसके लिए अपने जो दे रखा है वो है द्रव के अणु के आकार का मापन। ये अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं, द्रव के अणु के आकार का मापन। और इसमें भी द्रव के अणु के आकार का जो मापन में जो टॉपिक अपन को दिया हुआ है वो द्रव का अणु दिया हुआ है ओलिक अम्ल। इसको वापस लिख लेते हैं। वो जो द्रव का अणु दिया हुआ है वो है ओलिक अम्ल। देखिए यहां से लिख लेते हैं, द्रव के अणु के आकार का मापन। और इसमें भी वो जो द्रव का अणु है उस द्रव के अणु का नाम है ओलिक अम्ल। देखिए इसमें है क्या, इसका मूल सिद्धांत ये है कि जो ओलिक अम्ल है उसकी मोनोलेयर बन जाती है, या यूं कह सकते हैं वो जो ओलिक अम्ल अपन लेंगे उस ओलिक अम्ल की मोनोमोलिकुलर लेयर बन जाती है, या यूं कह सकते हैं एक आणविक परत बन जाती है, यानी एक ही अणु की एक परत बनती है। यही इसका मूल सिद्धांत है एक तरह से। इसमें क्या विधि और कैसे काम में लेते हैं जरा उस पर गौर कीजिएगा। पहले अपन इसे थोड़ा सा समझ लें। देखो इसके लिए क्या करते हैं, पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लेते हैं। ये 1 सेंटीमीटर ओलिक अम्ल लिया और इस ओलिक अम्ल को क्या करते हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल के अंदर इसे मिक्स कर देते हैं। अब ये जो घोल बन गया है, ये जो घोल बन गया है, इस घोल के अंदर से इस घोल का 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं अपन। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, गौर कीजिएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल लिया, उस 1 सेंटीमीटर ओलिक अम्ल को मिक्स किया गया किसके साथ, 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल के साथ। यानी कि एल्कोहल का आयतन है 20 सेंटीमीटर क्यूब और ओलिक अम्ल का है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी सीसी 1 सीसी और 20 सीसी ये दिया हुआ है। फिर ये जो घोल बन चुका है ओलिक अम्ल और एल्कोहल का, इस घोल का 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन फिर लेकर के उसमें से और इसको मिक्स कर दिया गया है फिर वापस से 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में। 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल के अंदर इसको क्या कर दिया गया है, मिक्स कर दिया है। अब देखिएगा, पहले अगर मैं इसकी सांद्रता की यहां बात करूं तो 1/20 था ओलिक अम्ल एल्कोहल के साथ, और यहां बात करूं तो ये 1/400 हो गया, क्योंकि 1/20 इंटू 1/20। तो मैं यूं कह सकता हूं ओलिक अम्ल की यहां जो सांद्रता बन गई है वो है 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल। ये कैसे आया, 1/20 इंटू 1/20, क्योंकि 20वां हिस्सा यहां था फिर 20 यहां आ गया, फिर बटे में सेंटीमीटर क्यूब ये भी था, लेकिन यहां ये क्या है, अल्कोहल है। ये लीजिए, ये अपने ले लिया है। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये जो अपने पास घोल है 1/400 जो सांद्रता के रूप में ओलिक अम्ल का है, इसको क्या करते हैं एक पात्र के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसके ऊपर से डालते हैं और वहां इसकी एक परत बन जाती है। बहुत ही, अब प्रयास ये रहता है कि इसके पतली से पतली परत बने। जो परत की जो एक आणविक जो परत बनती है वही परत की जो मोटाई होगी, एक आणविक परत की जो मोटाई होगी वही मोटाई वास्तव में उसके अणु का क्या होगी, साइज होगी।
उसके अणु के आकार को दर्शाएगी। तो अब अपन ने देखो ये जो लिया है 1/20 इंटू 1/20 1/400, ये अपने पास सांद्रता आ गई। मान लिया कि वो जो घोल था, उसकी जो बूंदें अपन ने इस घोल की जो बूंदें पानी के ऊपर गिराई है, मान लिया कि उसका आयतन V था, एक बूंद का आयतन, तो n बूंदों का आयतन क्या बन जाएगा, NV सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। भाई ये तो बूंदों का, n बूंदों का क्या ले लिया अपन ने, आयतन ले लिया। अब अगर घोल में ओलिक अम्ल की मात्रा का आयतन देखें, भाई NV था, तो घोल के अंदर ओलिक अम्ल की मात्रा का आयतन क्या हो जाएगा, NV अपॉन में 400 सेंटीमीटर क्यूब। ये लो, ये मेरे पास इसका आयतन आ गया है ओलिक अम्ल का। और आप जानते हो ओलिक अम्ल की जो परत बन रही है उसका आयतन का सूत्र क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो है क्षेत्रफल इंटू मोटाई। भाई आयतन यही तो होता है, जो उस परत की मोटाई है, जो थिकनेस है, और उसका जो क्षेत्रफल है, इन दोनों गुणनफल क्या है, आयतन है। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल कर लूं, क्योंकि ये भी आयतन को शो कर रहा है, ये भी किसको शो कर रहा है, ओलिक अम्ल के आयतन को, तो इन दोनों को अगर मैं बराबर करता हूं तो AT = NV अपॉन में 400, यानी कि T = NV अपॉन में 400 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर ओलिक अम्ल की परत की मेरे पास क्या आ गई, ये मोटाई। परत कह दूं अथवा इसे मैं कह सकता हूं, इसे फिल्म कह सकता हूं, इसकी परत कह दूं या फिल्म कह दूं, ये इसकी मोटाई का फॉर्मूला आ गया। तो ये ओलिक अम्ल की परत की ये जो मोटाई है, वास्तव में यही मोटाई उसके अणु की क्या है, साइज है। तो यहाँ इस तरह से ओलिक अम्ल के लिए अपन ज्ञात कर सकते हैं, एक सिंपल सा एक तरीका है। अब इसको पूरे को अपन को लैंग्वेज के रूप में लिखना है कि 11वीं के एग्जाम में अपन नोटबुक के अंदर, कॉपी के अंदर किस तरह से क्वेश्चन लिखें। अगर ये 3 नंबर का 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई द्रव के अणु के आकार के मापन की जो विधि है, ओलिक अम्ल के उदाहरण से उसे स्पष्ट कीजिए, तो अपन कैसे उसे स्पष्ट करेंगे, उसको कथा को अपन पूरी तरह से अपन अब लिखेंगे। देखो यहां आपने इसे परफेक्टली अब समझ लिया है। अब अपन इसको पूरे को पॉइंट टू पॉइंट अपन इसे नोट करेंगे। तो देखिए इसकी जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर मैंने क्या बताया कि सिंगल लेयर होनी चाहिए, ये इसका कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले अपन ने क्या किया, जैसे एक टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या लिया, ओलिक अम्ल लिया। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या लिया है, इसके अंदर एल्कोहल लिया। फिर दोनों को मिक्स किया, ये जो घोल बना, इस घोल के अंदर से फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब अपन ने वापस से ओलिक अम्ल क्या सॉरी उस घोल को ले लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब को। वो जो 1 सेंटीमीटर क्यूब अपन ने जो घोल ले लिया है, इस घोल को फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल के 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल के अंदर फिर मिक्स कर दिया। यानी कि 1/20 इंटू 1/20 1/400 भाग जो है ओलिक अम्ल हुआ उस घोल का। उस घोल का 1/400 भाग क्या बन गया, ओलिक अम्ल बन गया आयतन के रूप में। इतनी उसकी सांद्रता के रूप में माना गया। अगर अब अपन इसकी कुछ बूंदें द्रव के ऊपर गिरा रहे हैं, मान लिया n बूंदें गिरा रहे हैं, एक बूंद का आयतन V है, तो n बूंदों का आयतन क्या होगा, NV। n बूंदों का आयतन NV है, जिसके अंदर ओलिक अम्ल और एल्कोहल दोनों ही हैं। ध्यान कीजिएगा। तो इसके अंदर ओलिक अम्ल का आयतन कितना होगा, क्योंकि आपको पता है कि ओलिक अम्ल उस घोल का कितना हिस्सा है, 1/400। तो यानी कि NV जो उन बूंदों का आयतन था, NV इंटू 1/400, ये ओलिक अम्ल का आयतन आ गया। यानी कि वो जो परत बन गई है ओलिक अम्ल की जल के ऊपर, उसका आयतन ही अपने पास आ गया। अब एक फॉर्मूला अपन जानते हैं कि आयतन होता क्या है, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू मोटाई होता है। तो अब इस मोटाई का जो मान है वो अपन अगर ज्ञात कर लें तो अणु का आकार ज्ञात हो जाएगा। फिर बात आती है सर क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ग्राफ पेपर की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है सावधानी से। क्षेत्रफल आपके पास ज्ञात हो गया, बूंद के लिए आपके पास आयतन आ गया। इस तरह से उसकी मोटाई का अप्रत्यक्ष विधि द्वारा क्या कर लिया जाता है, परिकलन कर लिया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट और एक बढ़िया विधि है जिसको अपन अब नोट कर रहे हैं कि द्रव के अणु के आकार का जो मापन है इसके बारे में। तो देखो इस विधि का मूल आधार क्या बताया मैंने, जल के पृष्ठ पर ओलिक अम्ल की मोनोमोलिकुलर लेयर का बनना है।
इस विधि का मूल आधार, इस विधि का मूल आधार जल के पृष्ठ पर, इस विधि का मूल आधार जल के पृष्ठ पर ओलिक अम्ल, जल के पृष्ठ पर ओलिक अम्ल यानी ओलिक एसिड की मोनोमोलिकुलर लेयर, की मोनो यानी कि सिंगल, मोलिकुलर लेयर, या इसे अपन कह सकते हैं एकाण्विक परत, एकाण्विक परत का बनना है। ये इसका मूल आधार है, यानी कि उसकी एक परत सी बन जाती है पतली सी, जो कि एक अणु के रूप में होती है। ये इसका मूल आधार है। ओलिक अम्ल होता है क्या? एक साबुन जैसा द्रव है। तो अपन ये कह सकते हैं ओलिक अम्ल साबुनी द्रव है। ओलिक अम्ल साबुनी द्रव है जिसके अणु का साइज अणु का साइज 10⁻⁻⁹ मीटर, यानी कि इसे अपन कह सकते हैं 10 एंगस्ट्रॉम होता है। इतनी छोटी साइज अपन को क्या करनी है, इसकी ज्ञात करनी है, जिसके अणु का साइज 10⁻⁹ मीटर। का साइज 10⁻⁹ मीटर की कोटि का होता है। ये लो, इतना उसके अणु का क्या है, साइज है। इसको अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो, इस अणु के मापन के लिए क्या करते हैं, इसके अणु के मापन हेतु या इसके आकार के मापन हेतु, देखो इसके अणु के मापन हेतु, अब यहां से अपन उस विधि को चालू करेंगे जिससे कि ये मापन शुरू हो रहा है। कैसे? वही 1 सेंटीमीटर क्यूब तो अपन क्या लेंगे, ओलिक अम्ल, 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या लेंगे, एल्कोहल। तो देखो इसके अणु के मापन हेतु, यानी इसके अणु की साइज हो गया, इसके अणु के आकार के, इसके अणु के पूरा लिख देते हैं, आकार के, इसके अणु के आकार के मापन हेतु क्या करेंगे, देखो 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में, 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल घोल देते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल, बीस सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल क्या करते हैं अपन, इसके अंदर घोल देते हैं। फिर पुनः इस घोल का दोबारा से 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लेंगे, पुनः इस घोल का 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन लेकर
पुनः इस घोल का 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन लेकर, पुनः इस घोल का 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन लेकर फिर उसे क्या करेंगे, वापस से 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में घोलते हैं, लेकर 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल के अंदर उसे क्या करते हैं, घोलते हैं। इस प्रकार जो घोल की सांद्रता है, अब जो घोल बन गया है, देखो पूरी लैंग्वेज लिख रहा हूं भाई मैं इसकी। इस प्रकार घोल की सांद्रता इजिकल टू, अब घोल की सांद्रता क्या हो जाएगी, 1/20। पहले तो 1/20 हिस्सा था, यानी जो घोलता उसके अंदर 20वां हिस्सा तो किसका था, एल्कोहल का, और 1 हिस्सा किसका था, ओलिक अम्ल का। बाद में फिर 20 वापस से ये गुना हो गया, कौन, एल्कोहल, यानी कि ओलिक अम्ल तो एक ही मात्रा रही। तो ये इस प्रकार घोल की जो सांद्रता है 1/20 इंटू 20, यूं ही अपन कह सकते हैं, इजिकल टू मैं इसे कह सकता हूं 1/400। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब आयतन यही है, सेंटीमीटर क्यूब ये तो हो गया ओलिक अम्ल, और 400 जो है सेंटीमीटर क्यूब में ये हो गया है एल्कोहल। ये लो, ये अपने पास इसकी सांद्रता क्या हो गई, इतनी अपन को प्राप्त होती है। तो देखो इस प्रकार पुनः इस घोल में लेते हैं, घोल देते हैं। इस प्रकार घोल की सांद्रता 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल बटे सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल होती है। यहां लिख रहा हूं भाई मैं उसको। ये उस घोल की अपने पास क्या हो गई भाई, सांद्रता होती है। अब इस घोल की कुछ बूंदें लेकर किस पे डालेंगे, जल के ऊपर। अब इस घोल की कुछ बूंदें लेकर, अब इस घोल की कुछ बूंदें लेकर एक समतल व चौड़े ट्रेक में भरे जल पर क्या करते हैं, डाल देते हैं। अब इस घोल की कुछ बूंदें लेकर, अब इस घोल की कुछ बूंदें लेकर एक समतल व चौड़े ट्रेक में, एक समतल वे चौड़े ट्रेक में लेकर, अब इस घोल की कुछ बूंदें लेकर एक समतल वे चौड़े ट्रेक में भरे जल के ऊपर, ट्रेक में भरे जल के ऊपर डाल देते हैं। अब इस घोल की कुछ बूंदें लेकर एक समतल व चौड़े ट्रेक में भरे जल के ऊपर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। इस प्रकार ओलिक अम्ल की एक पतली परत का क्या होता है, निर्माण हो जाता है जल के ऊपर। इस प्रकार ओलिक अम्ल की पतली परत कह दें, अपन इसे फिल्म भी कह सकते हैं। इस प्रकार ओलिक अम्ल की पतली परत, या इसे आप कह दीजिए फिल्म, का निर्माण हो जाता है
देखो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है एक तरह से, बस ये कि लैंग्वेज तो अपन को पूरी लिखनी पड़ेगी। इस प्रकार ओलिक अम्ल की पतली परत का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। इस परत को इतना पतला कर दिया जाता है, इस परत को इतना पतला कर दिया जाता है, इस परत को इतना पतला कर दिया जाता है कि इससे क्या फायदा हो। कि देखो इस परत को इतना पतला कर दिया जाता है कि इसकी जो साइज है वो अणु के आकार के बराबर हो जाए, कि इसकी मोटाई आणविक आकार के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। कर दिया जाता है कि इसकी मोटाई आणविक आकार के बराबर, आणविक आकार के बराबर, कि इसकी मोटाई आणविक आकार के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। कुछ समय पश्चात क्या होगा, इस परत के अंदर से एल्कोहल का तो वाष्पीकरण हो जाएगा नहीं, एल्कोहल तो इसमें से चला जाएगा। जब एल्कोहल का वाष्पीकरण हो गया तो केवल परत किसकी बचेगी, ओलिक अम्ल की। कुछ समय पश्चात यूं कह सकते हैं अपन, कुछ समय पश्चात एल्कोहल वाष्पित हो जाता है और पानी की जो सतह है उस पर केवल परत किसकी रह जाती है, ओलिक अम्ल की। कुछ समय पश्चात एल्कोहल वाष्पित हो जाता है और पानी की सतह पर, मात्र किसकी परत रह जाती है, ओलिक अम्ल की, और पानी की सतह पर सिर्फ ओलिक अम्ल, और पानी की सतह पर सिर्फ ओलिक अम्ल की परत रह जाती है। अब इस परत की मोटाई जो है ट्रेसिंग पेपर या ग्राफ पेपर से ज्ञात कर लेते हैं। रह जाती है, या जिसका कह सकते हैं जिसका क्षेत्रफल रह जाती है, जिसका क्षेत्रफल ट्रेसिंग पेपर या ग्राफ पेपर की सहायता से सावधानी पूर्वक, जिसका क्षेत्रफल ट्रेसिंग पेपर या ग्राफ पेपर की सहायता से सावधानी पूर्वक ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह से अपन इसका क्या क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जाएगा। अगर ये मान लूं कि यदि प्रत्येक बूंद का आयतन जो अपन इस पर गेरी है, मैंने कहा ना कुछ बूंदे लेकर के एक समतल और चौड़े ट्रैक में भरे जल के ऊपर डाल देते हैं। अगर एक बूंद का आयतन में 20 सेंटीमीटर क्यूब मान लूं तो n बूंदों का आयतन क्या हो जाएगा, nv सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, जिसके अंदर की ओलिक अम्ल प्लस कौन था, एल्कोहल था। लेकिन अगर उसमें केवल ओलिक अम्ल के आयतन की बात करूं तो वो हो जाएगा 1/400 भाग। क्यों, क्योंकि उस घोल का 1/400वां भाग क्या था, ओलिक अम्ल था। तो देखो इसी को अपन आगे और कैसे कह सकते हैं वो चीज़ देखेगा।
अब देखिए, अगर मैं ऐसा मान के चलूं कि यदि प्रत्येक बूंद का आयतन v सेंटीमीटर क्यूब हो तो घोल की n बूंदों का आयतन nv सेंटीमीटर क्यूब होगा। यदि प्रत्येक बूंद का आयतन v सेंटीमीटर क्यूब हो तो n बूंदों का आयतन nv सेंटीमीटर क्यूब होगा। यदि प्रत्येक बूंद का आयतन v सेंटीमीटर क्यूब हो तो n बूंदों का आयतन nv सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये अपन ले लिया है। यानी ये कह सकते हैं यदि घोल की, कह सकता हूं यदि घोल की प्रत्येक बूंद का आयतन v सेंटीमीटर क्यूब हो, जो अपन डाल रहे हैं, तो n बूंदों का आयतन क्या होगा, nv सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये अपने पास हो गया। इसलिए अगर ये पूछा जाए कि घोल में ओलिक अम्ल की सांद्रता कितनी होगी, यानी उसका हिस्सा, या ये कह सकते हैं उसका आयतन कितना होगा, तो वो 400वां भाग बन जाएगा। तो देखो, इसलिए घोल में ओलिक अम्ल की मात्रा या आयतन, इसलिए घोल में ओलिक अम्ल की मात्रा या आयतन, इसलिए घोल में ओलिक अम्ल की मात्रा या आयतन ये हो जाएगा NV का 1/400वां भाग हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में। यूँ कह दो आप इसे, तो NV अपॉन में 400 सेंटीमीटर क्यूब। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अगर उस परत या फिल्म की मोटाई स्मॉल t हो और उसका क्षेत्रफल a हो तो ओलिक अम्ल का आयतन क्या ले लिया जाएगा, AT, क्योंकि क्षेत्रफल इंटू मोटाई ही क्या है, आयतन है। तो देखो, यदि ओलिक अम्ल की फिल्म की मोटाई, या परत कह दो, यदि ओलिक अम्ल की परत, या इसे आप कह दीजिए फिल्म की मोटाई स्मॉल t वे क्षेत्रफल कैपिटल A हो तो ओलिक अम्ल का आयतन ओलिक अम्ल का आयतन इजिकल टू, यहां जो अपने पास आयतन होगा वो हो जाएगा AT, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान रहे, ये भी ओलिक अम्ल का आयतन है और ये भी क्या है, ओलिक अम्ल का क्या है, आयतन है। ये भी ओलिक अम्ल का आयतन और ये भी ओलिक अम्ल का क्या है, आयतन, यानी कि दोनों ही आयतन हैं। तो समीकरण 1 व 2 से देखिएगा, समीकरण 1 वे समीकरण 2 से अगर दोनों को बराबर करते हैं तो AT इजिकल टू NV अपॉन में 400, यानी कि T इजिकल टू NV अपॉन में 400A। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 3, जिससे कि ओलिक अम्ल की परत की मोटाई ज्ञात की जा सकती है। यानी ओलिक अम्ल की परत की मोटाई ज्ञात करने का अपने पास फॉर्मूला आ गया, और इसी से अगर मोटाई ज्ञात हो जाती है और यही मोटाई ओलिक अम्ल के अणु का क्या होगी, साइज हो गई है, तो अपन ये कह सकते हैं ये जो इक्वेशन 3 आई है, चूंकि परत जो होती है या फिल्म रहती है उसकी मोटाई का मान आणविक आकार के क्या होता है, बराबर होता है, अतः इससे अणु का आकार का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा, चूंकि परत कह दो या फिल्म कह दो, चूंकि परत
या फिल्म, क्योंकि उसकी एक ही लेयर है। मैंने क्या बताया, मोनोमोलिकुलर लेयर बनती है, इसलिए चूंकि परत या फिल्म की मोटाई का मान की मोटाई का मान आणविक आकार के बराबर होता है, का मान आणविक आकार के बराबर होता है। अतः ये जो परत की मोटाई होगी यही अणु के साइज को शो कर देगी। अतः इससे अणु के आकार का मान ज्ञात कर सकते हो, कह सकते हैं। अतः इससे अणु के आकार का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये लीजिए, अतः इससे अणु के आकार का मान क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। यहाँ इस तरह से ये ओलिक अम्ल के अणु का आकार ज्ञात करने की विधि थी, जो कि बड़े ही सिंपल थी, कोई ज़्यादा कोई विशेष मैथमेटिक्स इसके अंदर थी नहीं। अब देखो इसमें अपन नोट लगा के देखो, इसके बाद वाले हिस्से को भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इधर नोट डाल के लिख रहा हूँ कि जैसे परमाणुीय दूरी होती है, परमाणु में नाभिक के आकार का आकलन है, तो ये अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है, जो कि एटॉमिक फिजिक्स में भी आता है और 11th में परमाणु संरचना वाले अध्याय के अंदर भी आता है, अल्फा कण प्रकीर्णन, जो रदरफोर्ड का था। फिर इसके अलावा कुछ दूरियां हैं वो एक्स किरण स्पेक्ट्रोमीटर से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन नोट लगा के इस पॉइंट को लिख लेते हैं, किसी अणु या परमाणु का आकार किसी अणु या परमाणु का आकार एक्स किरण स्पेक्ट्रोमीटर से भी ज्ञात कर सकते हैं। का आकार एक्स किरण स्पेक्ट्रोमीटर से भी ज्ञात कर सकते हैं। ये लीजिए, किसी अणु या परमाणु का आकार अपन एक्स किरण स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि डिवाइस है, उपकरण है, उससे भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, नाभिक के आकार के लिए, यूं कह सकते हैं परमाणुीय नाभिक के परमाणुीय नाभिक यानी कि परमाणु जो नाभिक है, परमाणुीय नाभिक का आकार का मान, परमाणुीय नाभिक का जो आकार है, परमाणुीय नाभिक का आकार जो कि लगभग अपन कह सकते हैं 10⁻⁻14 मीटर, कहीं कहीं ये आपको 10⁻⁻15 मीटर भी लिखा मिल सकता है। तो यही मैं कह रहा हूँ, परमाणुीय नाभिक का आकार जो कि लगभग कितना है, 10⁻⁻14 मीटर है, अल्फा कणों के प्रकीर्णन से ज्ञात किया जाता है। का आकार अल्फा कणों के प्रकीर्णन से ज्ञात किया जाता है। अल्फा कणों के प्रकीर्णन से अपन इस मान को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ अपन ने देखो, गौर कीजिएगा, वैसे मापन की तो बहुत सारी और भी विधियां हैं, परमाणुीय त्रिज्या ज्ञात करने की और भी विधि है, आवोगाद्रो विधि भी है, लेकिन अपन केवल उसी विधि को अपन पढ़ रहे हैं जो अपने सिलेबस में है। अब अगर कुछ क्वेश्चन जो अपनी बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके टॉपिक अपने नहीं है, तो वहाँ उन टॉपिक को, उस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तभी साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, इसलिए वही बेटर होगा। यहाँ अपन ने देखो वृहद दूरियां भी ज्ञात कर ली लंबन विधि से, अपन ने यहाँ सूक्ष्म दूरी का मापन भी कर लिया ओलिक अम्ल के एग्जाम्पल से। फिर अपन इसी के अंदर अब बात करना चाहें कि लंबाइयों का परिसर क्या हुआ, तो देखो लंबाइयों का परिसर अगर नाभिक के आकार की मैं बात करूँ तो 10⁻⁻14 मीटर, या यूँ कह सकता हूँ 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि
बहुत ही छोटा आकार। और पूरे ब्रह्मांड की बात करूं तो 10 की घात 26 यानी कि बहुत बड़ी रेंज होगी। अर्थात यूँ कहा जा सकता है कि लंबाई का परिसर बहुत ज़्यादा है। अब लंबाई का परिसर तो बहुत अधिक हो गया, तो वृहद दूरियों का जो मात्रक है, वृहद दूरियों को मापने के लिए कुछ विशिष्ट मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, पैरालैक्टिक सेकंड है या प्रकाश वर्ष है। ठीक उसी प्रकार कुछ सूक्ष्म दूरियों के मापन के लिए भी विशिष्ट मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे फर्मीमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रो। इन पॉइंट को और अपन नोट कर लेते हैं कि ये है क्या। देखिएगा नेक्स्ट अपन इसमें पढ़ने जा रहे हैं लंबाई का परिसर। लंबाई का परिसर, तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो लंबाई का परिसर कहां से कहां तक है। देखो परमाणुवीय नाभिक, परमाणुवीय नाभिक का साइज वो है 10⁻⁻14 मीटर। और अगर प्रक्षिप्त ब्रह्मांड का आकार देखें एवं प्रक्षिप्त ब्रह्मांड का आकार, तो ये है 10 की घात 26 मीटर। तो यहां आप देख रहे हैं कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, यानी इसकी रेंज क्या है, बहुत अधिक है। तो लंबाई का परिसर क्या हुआ, 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻26 मीटर तक इसका क्या है, परिसर अपने पास आ रहा है। अब अपन इसके अंदर कुछ विशिष्ट मात्रकों की चर्चाएं और कर लें। तो देखो विशिष्ट मात्रक कौन कौन से हैं, उसके अंदर भी अपन बात करेंगे बहुत बड़ी दूरियों के लिए और फिर बात करेंगे बहुत छोटी दूरियों के लिए। तो देखो नंबर ए, ये अपनी बुक में भी दिए हुए हैं, एनसीईआरटी जो अपनी बुक है 11th की, उसके अंदर भी ये मात्रक दे रखे हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चन इनमें से बन जाते हैं कि भाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे कहते हैं, यानी और प्रकाश वर्ष दूरी किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए, इसका मान बताइए मीटर के रूप में, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो देखो नंबर ए अपन जो इसके अंदर बात कर रहे हैं वो है बहुत बड़ी दूरियों के लिए कुछ विशिष्ट मात्रक। बहुत बड़ी दूरियों के लिए कुछ विशिष्ट मात्रक। अगर बहुत बड़ी दूरियों के लिए कुछ विशिष्ट मात्रकों की बात करें तो देखिए एक तो आता है, अपन लेते हैं खगोलीय मात्रक, नंबर A1 खगोलीय मात्रक यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या इसे शॉर्ट में कहा जाता है AU। ये अब है क्या, देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं अपन सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की जो दूरी होती है ये कहलाती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
यानी कि इसकी परिभाषा भी लिख दें, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी, यही दूरी क्या कहलाती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। और इसकी वैल्यू होती है, देखो 1 AU यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यह है 1.496 10⁻11 मीटर, या इसे आप अप्रॉक्स कह सकते हैं 1.50 इंटू 10⁻11 मीटर, ये भी अपन इसे कह सकते हैं। लगभग मान लिया कि इसे लगभग कितना 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी अपन इसे कह सकते हैं। नंबर 82, दूसरी जो दूरी अपन ले रहे हैं वो है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर्स, इसे शॉर्ट में लिखेंगे LY से। देखिए ये होती क्या है, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो तय की गई दूरी है उसे ही कहते हैं अपन प्रकाश वर्ष। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी ही, यही क्या कहलाती है? एक प्रकाश वर्ष। कैलकुलेशन कर सकते हैं आप इसकी, कैसे? भाई दूरी बराबर क्या है? समय इंटू चाल, या चाल इंटू समय। प्रकाश की चाल अपन को पता है कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और समय कितना है? एक वर्ष। निर्वात में प्रकाश हो रहा है एक वर्ष में, और एक वर्ष में जो सेकंड होते हैं वो होते हैं 3.15 इंटू 10⁻7, उससे मल्टीप्लाई करो आप तो आपके पास वैल्यू आ जाती है। मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ भाई इसकी, 1 लाइट ईयर्स, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप भी इसे याद रखें डायरेक्ट। ये होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष इतनी दूरी है, जिसे आप अप्रॉक्स लिख सकते हो। 9.4 का मीन्स है पाई का स्क्वायर, क्योंकि पाई होता है 3.14 इंटू 10⁻15 मीटर। नंबर 83, तीसरी जो बड़ी दूरी है वो है पारसेक। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, इसे बोलते हैं अपन, पूरा नाम होता है इसका, देखो पारसेक, और इसका पूरा नाम है पैरालैक्टिक सेकेंड। यहां ध्यान देने की बात यह है कि दो मात्रक प्रकाश वर्ष और पारसेक, ऐसे पैरालैक्टिक सेकंड ऐसे हैं जो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। कैसे कंफ्यूज करते हैं? क्योंकि इन दोनों में समय प्रयुक्त हो रहा है। जैसे परिभाषा में देखें तो प्रकाश वर्ष, तो ऐसे लगता है ये समय का मात्रक है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाए, पूछा जाए कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो वहाँ जनरली अगर नहीं पता होता है तो प्रकाश वर्ष को समय का मात्रक बता दिया जाता है, और वहाँ ये गलत हो जाता है। इसी तरह से पैरालैक्टिक सेकंड, इसके अंदर भी समय आ रहा है सेकंड, लेकिन वास्तव में ये भी मात्रक किसका है? दूरी का है। तो देखो भाई, पैरालैक्टिक सेकंड ये इसका पूरा नाम है, और ये है क्या, इसकी भी अगर अपन परिभाषा दें तो अपन यूं कह सकते हैं, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या, वह दूरी, फिर से कह सकता हूं, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या, या इसको भी कह सकते हैं औसत त्रिज्या, पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकंड का कोण अंतरित करे। एक आर्क सेकंड का कोण अंतरित करे। ये लो,
यहाँ लिख दी, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत है 1 आर्क सेकंड। ये याद रखना भाई, आर्क सेकंड है क्या, ये अपन एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे अपनी बुक का, वहाँ आएगा आर्क सेकंड के बारे में, अपन वहाँ थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ केवल अभी नाम ही याद रखें परिभाषा के लिए। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करे उसे ही क्या बोलते हैं अपन, पैरालैक्टिक सेकंड, या उसी दूरी को कहा जाता है पारसेक कहते हैं। और इसका मान कितना है वो देखिएगा, 1 पारसेक इजिकल टू, 1 पारसेक इजिकल टू होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, यानी कि अप्रोक्स 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ये अपन इसे कह सकते हैं। अपन चाहें तो इनमें परस्पर संबंध भी देख सकते हैं, जो A1, A2 और A3 जो अपन ने पढ़ा है कि भाई A1 के अंदर तो आपने क्या पढ़ा है, इसके अंदर खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। A2 पढ़ा है अपन ने लाइट ईयर्स, और A3 अपन ने पढ़ा है पैरालैक्टिक सेकंड। जरा इनमें अपन संबंध भी देख सकते हैं। देखो देखिएगा, इनमें अपन ये भी देख सकते हैं कि 1 लाइट ईयर्स 1 LY होता है 6.3 इंटू 10⁻⁴ AU। एक रिलेशन तो ये आ गया, आप इन्हें निकाल सकते हो क्योंकि वैल्यू आपको दोनों पता है। AU का मान कितना है मीटर में और लाइट ईयर का मान कितना है, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कीजिए तो 1 लाइट ईयर्स के अंदर अपना आप ही आपके पास वैल्यू आ जाएगी, कितने AU आएगा। AU का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 पारसेक में भी देख सकते हैं, 1 पारसेक ये होता है 3.26 लाइट ईयर्स के। ये लो, ये अपन ने इनमें रिलेशन भी देख लिया है जो बड़ी दूरियां थी। अब नंबर बी अपन बात करेंगे, इसके अंदर सूक्ष्म दूरियों के लिए विशिष्ट मात्रक। जैसे विशिष्ट मात्रक अपने वृहद दूरियों के लिखे हैं, वैसे ही सूक्ष्म दूरियों के लिए भी लिखेंगे। सूक्ष्म दूरियों लिए विशिष्ट मात्रक। देखो भाई, सूक्ष्म दूरियों के लिए विशिष्ट मात्रकों की बात करें तो सबसे छोटा अपन ले रहे हैं 1 फर्मी मीटर। फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। अगर फिर कह दिया जाए कि 1 पिकोमीटर, अगर पिको शब्द कहीं आ जाता है तो 1 पिको का मतलब 10⁻12 मीटर। एक्सरे यूनिट वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ। अगर कहीं लिखा हो 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर यानी 10⁻9 मीटर। नैनोमीटर मैं केवल सिंबल लिख रहा हूँ। 1 माइक्रोमीटर यानी 10⁻6 मीटर। 1 मिलीमीटर 10⁻3 मीटर। 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻2 मीटर। यह अपन है। तो देखो यहाँ माइक्रोमीटर तक की दूरी ही अपन लिखे हैं क्योंकि सेंटीमीटर वगैरह तो अपन मेजर कर लेते हैं। यहाँ तक कि ये अपन ने कुछ सूक्ष्म दूरियों के बारे में भी अपन ने यहाँ इसमें लिख लिया है। अब इसके बाद यहाँ देखो अपन ने दूरियों संबंधी उसकी जो परास थी, जो उसकी रेंज थी, वो अपन ने इसकी स्टडी कर ली है। अब इस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न अपने बुक में दिए हुए हैं, उन आंकिक प्रश्नों को अब अपन इसमें सोल्व करेंगे।